sir. Yes, come in. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Please take your seat. Thank you, sir. अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट बताए बिना अपने बारे में कुछ बताएं, जिससे हम लोग की बातचीत शुरू हो सके। सर, मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है वर्ष 2013 में। उसके बाद सर मैं लगातार सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बीटेक से सिविल सेवा के क्षेत्र में आने का औचित्य क्या है? सर, सिविल सेवा में आने का सबसे बड़ा औचित्य ये है कि सर ये जो राज्य सिविल सेवा का सर्वोच्च पद होता है और इसमें सर अस्थायी और बेहतर रोजगार मिलता है, और उसके साथ ही सर कार्य क्षेत्र की इसमें व्यापकता होती है और विविधता भी होती है। तो इसके लिए बीटेक करने की क्या आवश्यकता थी? बीटेक सर एज ए ग्रेजुएशन मैंने बीटेक कर लिया था, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सेवा में करियर परस्यू करना चाहिए, इसलिए मैंने इस फील्ड में तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, ठीक बात। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी लिटरेचर को लिया। यस सर। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यस सर। तो इसको लेने के पीछे कारण क्या था? सर, इसको लेने के पीछे सबसे प्रमुख कारण यह था कि जब मैंने सभी वैकल्पिक विषयों का सिलेबस देखा तो और एनालिसिस किया, तो मुझे हिंदी साहित्य का जो सिलेबस लगा उस पर अच्छे से कमांड कर सकता हूँ और अपनी पकड़ को मजबूत बना सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसके एक सेगमेंट को सर पढ़ना शुरू किया, और वह सेगमेंट मुझे काफ़ी रुचिकर लगा, इसलिए मैंने उसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज किया। और परिणाम ये है कि सर आज मैं आपके सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। तुलसीदास के लोक मंगल की भावना से आप क्या समझते हैं? सर, तुलसीदास की लोक मंगल की भावना से ये तात्पर्य है कि उन्होंने जो समाज में हो रहे घटनाएं थीं जिनका समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ता था, उसको अपने काव्य में शामिल किया। जैसे बेरोजगारी हो या गरीबी की समस्या हो या खराब स्वास्थ्य की समस्या हो, उस समय तक के लेखक केवल भक्ति को ही अपने साहित्य का विषय बना रहे थे, जबकि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में लोक मंगल के तत्वों को भी प्रमुखता से वरीयता दी। क्या वो आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल सर, आज भी तुलसीदास जी के लोक मंगल की कैसे आप उसको चरितार्थ करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे? सर, जैसे वर्तमान में सरकार स्वास्थ्य के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है और उसमें निवेश कर रही है, उसी तरह से सर जब तुलसीदास ने भी कहा, अपने एक दोहे के माध्यम से कहा कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। तुलसीदास भी ये कामना करते थे कि उस समय के लोग भी स्वस्थ रहें और सभी लोग सुंदर दिखें। तो वर्तमान समय में भी सरकार का सर यही लक्ष्य है कि सभी लोग निरोग हों और सभी लोग स्वस्थ हों। बिल्कुल ठीक बात। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में क्या अंतर है? सर, निर्गुण भक्ति धारा में जो उपासना का जो स्वरूप रहता था वो सर निराकार ब्रह्म के प्रति होता था, जबकि सगुण भक्ति का धारा में सर जो उपासना का आधार होता था वह मूर्त रूप में होता था। जैसे सर कबीर दास ने भी राम की जो आराधना की, उनके भक्ति में जो पद लिखे उसमें उन्होंने निर्गुण राम को केंद्र में रखा, जबकि सर तुलसीदास जी ने जो राम की अवधारणा रखी उसमें राम के मूर्तिमान स्वरूप को केंद्र में रखते हुए। निर्गुण भक्ति धारा के 5 संतों के नाम बताएं। निर्गुण भक्ति धारा के सर प्रमुख संत दादू दयाल, तुकाराम और सर संत रविदास। सॉरी सर, अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ। ठीक है। 20 जुलाई 2020 को भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ये नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से कैसे अलग है? सर, नई शिक्षा नीति कई मायनों में पुरानी शिक्षा नीति से अलग है। सबसे पहले कि सर इसमें 10+2 जो पुरानी शिक्षा नीति में था उसको समाप्त करते हुए 5+3+3+4 प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसमें सर जो प्री एजुकेशन होता है बच्चों का उसको भी महत्व दिया जा सके। इसके साथ ही सर व्यावसायिक शिक्षा को भी सर महत्व दिया जा रहा है, ताकि हम स्किल बिल्डिंग का जो काम है वो सर
शुरुआत से ही कर सकें, ताकि अगर किसी बच्चे का रुझान व्यावसायिक क्षेत्र में हो तो वह उसकी पहचान कम उम्र में ही कर सके। अर्थात कहा जा सकता है कि वर्तमान परिवेश में वो रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। बिल्कुल सर। आप सहमत हैं इस बात से? यस सर, यस सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की 5 योजनाओं के नाम बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार के सर सबसे पहले मुखबिर योजना, जिसमें सर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने यह प्रयास किया है। दूसरा सर कन्या सुमंगला योजना। तीसरा सर सामूहिक विवाह योजना। चौथा सर सॉरी सर अभी नहीं आता। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सर महिला सशक्तिकरण योजना में काफ़ी प्रोएक्टिव रोल अपनाया है और मिशन शक्ति के माध्यम से सर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक बूथ का निर्माण करना, महिलाओं को पुलिस थाने से जोड़ना, उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना और उनके अंदर स्किल बिल्डिंग के लिए कई प्रोग्राम चलाना। साथ ही सर ऑफिसों में घरेलू हिंसा के रोकने के लिए हर ऑफिस में एक इंटरनल कमेटी गठित करना, ये सब प्रावधान को लागू करते हुए सर उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। मैम, आपने बीटेक कहाँ से किया है? मैम मैंने बीटेक आईईटी लखनऊ से किया है। और ट्रेड क्या था आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या पढ़ाई किया आपने इसमें? इसमें मैम विभिन्न तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, जो जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जिनका मैम दैनिक जीवन में उपयोग होता है। भारत रत्न क्या सचिन तेंदुलकर जी को मिला था? यस मैम। और महात्मा गांधी जी को? महात्मा गांधी जी को नहीं मिला है। क्यों? महात्मा गांधी जी को नहीं देने का एक प्रमुख कारण ये था कि मैम वो इन पुरस्कारों से ऊपर समझे जाते हैं, क्योंकि उनका देश में जो योगदान है उसको देखते हुए मैम भारत रत्न पुरस्कार उनके कद के रूप से वो छोटा प्रतीत होता है। तो महात्मा गांधी जी को किसी एक टाइटल से और भी जाना जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपने अभी तुलसीदास जी का जिक्र किया था। जी मैम। तो आपने रामचरितमानस या रामायण पढ़ी है? पूरी तो नहीं पढ़ी है मैम, कुछ पंक्तियाँ सुनी हैं। कोई जानकारी है? यस मैम। कैसे? जैसे उसकी एक पंक्ति अभी जो बहुत प्रासंगिक है मैम, कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। ये मैम विषमता को दूर करने के लिए पंक्तियाँ हैं। अच्छा, तो ये विषमता को दूर करने के लिए इसको आप संविधान से कहीं से जोड़ सकते हैं क्या? मैम संविधान की डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इन प्रावधानों का वर्णन किया गया। केवल वहीं पर वर्णन है? नहीं मैम, प्रस्तावना में भी वर्णन है। अच्छा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यस मैम, किसको वरीयता देंगे आप सबसे ज़्यादा? आपने सबसे पहले यहाँ पे डीपीएसपी की बात की। यस मैम। बताएं मुझे। मैम वरीयता देने की बात जहाँ तक है, ये तीनों संविधान के भाग हैं और तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा संविधान मैम एक ऑर्गेनिक, यस मैम, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी एक अंग को ज़्यादा वरीयता देंगे तो दूसरे का महत्व मैम अपने आप कम हो जाएगा। इस वजह से जैसे एक शरीर में सभी अंगों का महत्व होता है, उसी तरह से हमारे संविधान में भी मैम सभी प्रावधानों का महत्व है, उनकी भूमिका बस अलग अलग है। अच्छा, महाभारत पढ़ी आपने? नहीं मैम। गीता पढ़ी? नहीं पढ़ी। आपने देखा होगा कोर्ट में जब शपथ दिलाई जाती है तो ये गीता या फिर बाइबल या कुरान पर ही, रामायण या महाभारत पर क्यों नहीं? गीता पर ही रख के क्यों? गीता मैम हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, इस वजह से तो क्या रामायण महाभारत पवित्र नहीं है? नहीं, वो भी पवित्र है मैम, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसमें गेस वर्क कर सकता हूँ। हाँ बताइए, विचार कीजिए। कि गीता मैम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को
उपदेश दिया गया, तो उस रूप में संकलित एक पुस्तक है जिसमें मैम नीतियों के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, आप लिव इन रिलेशनशिप को कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? लिव इन रिलेशनशिप को मैम मैं एक हद तक सपोर्ट करता हूँ, जहाँ तक वो भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय नैतिक मूल्यों को सैटर नहीं करते हैं। और होमोसेक्सुअलिटी? होमोसेक्सुअलिटी को मैम माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी वैध ठहरा दिया है। तो वैध ठहरा दिया है? यस मैम। आप कंफर्म है? यस मैम। कोई रेस्ट्रिक्शन, कंडीशंस कुछ अप्लाई हैं क्या उस पर? कुछ रोक निर्बंधन लगा है? होमोसेक्सुअलिटी में मैम केवल मुझे जहाँ तक पता है अननेचुरल सेक्स को उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंधित किया है। और कंसेंट कुछ मैटर करती है? यस मैम, कंसेंट के बिना तो कोई भी रिलेशनशिप गैर कानूनी है या कानूनी रूप से अपराध है। और प्लेस भी मैम सार्वजनिक स्थानों पे उसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मतलब। डायरी राइटिंग आप करते हैं, क्या लिखा है आपने आज तक? डायरी राइटिंग में मैम मैं अपने जीवन की जो भी प्रमुख घटनाएं होती हैं उनको नोट करता हूं, और उनमें जो गलतियां रहती हैं या उसमें जो मुझसे सब्सटेंस नज़र आते हैं उनसे सीख कर। आज तक की अपनी 5 गलतियां बताइए जो आपको प्रमुख गलतियां अपने में लगी अपने जीवन में। प्रमुख गलतियां जो या उनका सार बताएं कि क्या मिस्टेक थी। सबसे पहली गलती मुझे मैम ये लगी कि मैं सिविल सेवा की आप अपनी कमी बता दें उसके माध्यम से। 5 कमियां बताइए। 5 कमियां। पहली सबसे बड़ी कमी है मैम कि मैं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा लापरवाह हूँ, जिसका प्रमाण ये है कि मैम मुझे बार लाइन फ्रैक्चर भी हुआ है पैर में आज। तो डॉक्टर ने मना किया कि अभी 1 हफ्ते रेस्ट करिए और हो सके तो प्लास्टर ले लीजिए, लेकिन मैंने इंटरव्यू था इसलिए मैंने प्लास्टर को अभी कहा कि 1 हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, तब आप ज़रूरत समझिएगा तो मुझे प्लास्टर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली कमी यही है कि मैं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा कम जिम्मेदार हूँ। दूसरी कमी ये है मैम कि मैं जल्दी किसी की बातों में आ जाता हूँ, भावनात्मक। अगर कोई अपनी बात बताता है तो मैं जल्दी उस पर विश्वास कर लेता हूँ और कभी कभी उसका मुझे नुकसान हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी कमी है मैम कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। मैं सामान्यतः 8 बजे के बाद ही उठ पाता हूँ। कोशिश मैंने 1-2 बार की कि मैं 6 बजे तक उठ जाऊँ, लेकिन मैम। चलिए ठीक है, ओके सर। भाई आपने जितनी भी कमी बताई है यार, प्रशासक के रूप में तो बड़ा मुश्किल होगा। सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, भावुक हो जाएंगे, तो फिर कैसे आप जो है डिप्टी कलेक्टर और इन सभी पोस्टों के लिए बेहतर कर पाएंगे? नहीं सर, ये इन कमियों पे मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ कि मैं अपने भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रख सकूं। उसके लिए मैं योगा भी करता हूं और अब ये कोशिश करता हूं कि जिससे पहले गलती हो जाती है तो उससे सीख लेकर आगे भी बढ़ता हूं। इसमें सबसे ज़्यादा मदद मुझे डायरी लेखन करती है कि अगर मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो मैं उससे सीख लेकर फिर दोबारा उस गलती को नहीं दोहराने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, डायरी का क्या मतलब होता है? डायरी सर डेली के जो लेखा जोखा होता है, जो जीवन में घटनाएं घट रही होती हैं उनको सर सकारात्मक रूप से लिखने की एक पद्धति है। और हिंदी साहित्य में सर, आधुनिक हिंदी साहित्य में एक गद्य विधा के रूप में भी जानी जाती है डायरी। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्यकारों की क्या भूमिका रही है? राष्ट्रीय आंदोलन में सर साहित्यकारों ने अलख जगाने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो, जिन्होंने राष्ट्रीयता की एक नई धारा ही चला दी हिंदी साहित्य में, और सर राष्ट्रकवि दिनकर जी हों या महाप्राण निराला हों, उन्होंने भी अपने काव्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से। सुभद्रा कुमारी चौहान की कोई ऐसी रचना जिससे आप प्रेरित हुए हैं और लगता है कि हाँ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका? सर झांसी की रानी उनकी एक रचना है जो बहुत ही इंस्पायरिंग रचना है। और एक रचना और है उनका सर कि वीरों का कैसा हो वसंत, जिसको जो मोटिवेट करने के लिए
वीरों का कैसा होगा सर। यस सर। अच्छा, आजकल बड़ा चर्चा में है समान नागरिक कानून, तो यस सर। क्या है ये? सर, समान नागरिक संहिता जो है वो हमारे जितने भी सिविल मामले के कानूनों से जुड़ा हुआ एक कानून है, संहिता है, जिसमें सर गोद लेने के अधिकार, विवाह के अधिकार आदि को कोडिफाई किया जाता है, ताकि विभिन्न धर्मों के लोगों के होते हुए भी उनके लिए एक समान कानून बनाया जा सके और समता के भाव को। तो ये सही है या गलत? सर, एक हद तक सही है समान कानून, समान नागरिक संहिता, क्योंकि सर विभिन्न धर्मों के आधार पर विभेद करना, अब जब हमारा देश एकता और अखंडता जैसे तत्वों से काफ़ी मजबूत हो चुका है, तो उसको लागू करने में सर इस समय कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर भी बहुत सारे मतलब जातिगत रूप से आप देख ही रहे हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर आप लगातार विरोध चल रहा है, तो उनसे कैसे मतलब उनको समझाया जाए? सर, उसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, और उसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि सर जैसे सामूहिक खेल का आयोजन किया जाए, सांस्कृतिक आयोजन किया जाए तथा अंतर्जातीय विवाहों को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे सर हमारे समाज में जो गतिशीलता है वो बढ़ सके और विभिन्न जातियों एवं धर्मों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो सके। अच्छा बताइए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सर, गांधी जी को राष्ट्रपिता नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। बापू किसने कहा? सॉरी सर, बापू नहीं पता है किसने कहा। अच्छा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? महात्मा सर सरोजनी नायडू जी ने कहा। सरोजनी नायडू जी ने? जी। अच्छा, अगर महात्मा जिसने भी कहा, क्यों महात्मा कहा इनको, और इतनी कम उम्र में महात्मा बोल दिया गया? सर, जब इरविन और गांधी समझौता हुआ, हाँ, उस समझौते का जो परिणाम था उसको देखते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने। इरविन गांधी पैक्ट तो कब हुआ? 1931, और महात्मा इनको बोला गया 1917 चंपारण सत्याग्रह। सॉरी अच्छा। सर, मुझे इसके बारे में मैं ठीक। कला संस्कृति में आपकी रुचि? ऐसे कोई विशेष रुचि नहीं है सर, लेकिन अच्छा ठीक है, मुझे सिविलाइजेशन और कल्चर में डिफरेंस बता दीजिए, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता सर एक मूर्त अवधारणा है, जबकि संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता जो थी, वहाँ मिले विभिन्न मोहरें, मूर्तियाँ, और वहाँ पे जो विकास हुआ था, जो स्नानागार का मिलना, ये उस सभ्यता की विकासशीलता को प्रदर्शित करता है। जबकि संस्कृति का सर संबंध हमारे समाज में मनाए जा रहे त्योहारों, उत्सवों, मेलों आदि से संबंधित होता है। तो संस्कृति सर एक व्यापक अवधारणा है, जबकि सर जो सभ्यता है वो संस्कृति के अंदर ही एक उसका एक सबसेट है। संस्कृति के अंतर्गत सभ्यता या सभ्यता के अंतर्गत संस्कृति? नहीं सर, संस्कृति के अंतर्गत सभ्यता। या तो सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके अंतर्गत हड़प्पा की संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति, लोथल की संस्कृति बोलते थे, फिर ये तो गलत हो जाएगा क्या? जैसे आप जिस गांव में रहते हैं बोलते हैं ना, उसके घर का कल्चर हमारे घर के कल्चर से अलग है। यस सर। तो फिर ये तो फिर बोलने के टर्म में सर ये बात बोली जाती है, लेकिन जब हम लोग पाठ्य पुस्तकों में इसका अध्ययन करते हैं तो संस्कृति को व्यापक अवधारणा मानी जाती है। अच्छा सर, वर्तमान में आप देखेंगे कि साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है। यस सर। तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। यस सर। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आपको इसको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं कि वर्तमान में साइबर सिक्योरिटी के समक्ष कौन सी चुनौती सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी चुनौती जो सर है वो हैकिंग की चुनौती है, और विभिन्न रैंसमवेयर जो इस समय हमारे सॉफ्ट नेटवर्क में आ जा रहे हैं, रैंसमवेयर को मैं सर सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। अच्छा। जो अगर हमको मान लीजिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसमें कुछ सुधार आप लागू करना चाहते हैं कि इंजीनियर के रूप में आप इंजीनियरिंग किए हैं, तो इसमें पहले चुनाव मतलब स्तर पे किसको आप करेंगे? कैसे इसको मॉनिटर करेंगे कि कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो उससे हम रोक सके, जनता उस साइबर क्राइम में ना फंसे?
सबसे बड़ी सर साइबर क्राइम भारत में बढ़ते रेट का कारण ये है कि सर डिजिटल डिवाइड जो है वो भारत को प्रोन कर देता है साइबर हमलों के लिए। इसलिए एक अधिकारी के रूप में सबसे पहले मैं सर साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को अवेयर करूंगा कि उसके प्रमुख पहलू क्या हैं, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ सके कि उन्हें अपने डिजिटल डेटा रिकॉर्ड्स को कैसे सुरक्षित रखना है। अभी पुलिसिंग में साइबर क्राइम के ही प्रति एक सुधार के लिए साइबर डोम परियोजना लाई गई थी। यस सर। कहाँ से रिलेटेड है और कब शुरू की गई? सर ये रिलेटेड है केरल से। केरल के पुलिस थानों में इसे लागू किया गया। और कब से लागू की गई, सॉरी सर, इसकी मैं इस समय इसको कितना पॉपुलर क्यों मान रहे हैं, क्या है इसमें? सर एक ये केरल मॉडल है साइबर डोम का, जो जिसमें सर पुलिस तंत्र को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो साइबर हमलों को पहचान कर सकें और उन पर क्विक रिएक्शन कर सकें। उसके लिए एक रिस्पांस टीम बनाई जाती है ताकि जो भी प्रोन एरिया है साइबर क्राइम से उनको तत्काल आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लिया जा सके। और सर आंकड़े भी ये बताते हैं कि एबव 90% से ऊपर जो साइबर क्राइम हुए हैं उनको साइबर डोम परियोजना के माध्यम से हल करने में सफलता मिली है। एक तकनीक है ब्लॉकचेन तकनीक। यस सर। क्या है ब्लॉकचेन तकनीक? सर ब्लॉकचेन तकनीक जो है वो इंटरनेट पे ब्लॉक्स के माध्यम से कुछ पैकेट्स तैयार किए जाते हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न रिकॉर्ड्स को एक दूसरे के साथ समन्वित करते हैं और इसके माध्यम से कई और काम कर सकते हैं, जैसे सर स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना और आभासी मुद्रा का निर्माण करना और सर इस तरह के कार्य कर सकते हैं। आयुष शब्द बहुत फेमस है इस समय और आयुष देखेंगे कि आयुष एक अभी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है उत्तर प्रदेश में। यस सर। इस आयुष में किस किस पैथी को सम्मिलित किया गया है? सर आयुष में आयुर्वेदा को शामिल किया गया है, यूनानी को शामिल किया गया है, होम्योपैथी को शामिल किया गया है और सर सॉरी सर अभी इतना ही। एक शब्द आता है TKDL, ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी नॉलेज लाइब्रेरी, TKDL। यस सर। क्या है TKDL? सर TKDL एक ऐसी आभासी लाइब्रेरी है जिसके माध्यम से हम अपने परंपरागत जो ज्ञान है उसको वहाँ पर स्टोर करते हैं ताकि हम किसी अन्य देश को गलत पेटेंट होने से रोक सकें। जैसे सर अभी नीम पर, तुलसी पर और बासमती चावल पर अमेरिका ने पेटेंट का दावा किया, किंतु उस पेटेंट को खारिज करने के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी पैसे खर्च करके उनके पेटेंट को खारिज कराया। अगर हमारे पास TKDL होगी तो हम एक प्रमाण के रूप में ये प्रदर्शित कर पाएंगे कि जिस तकनीक के माध्यम से या जिस चीज़ का दावा आप कर रहे हैं वो हमारे पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा है, इसलिए आप इस पे पेटेंट को नहीं ले सकते हैं। जब आप पेटेंट शब्द की चर्चा कर रहे हैं तो पेटेंट को हम कहते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। यस सर। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? और कई सारी विदेशी कंपनियां, खास करके आप देखेंगे दवाओं की कंपनियां भारत पे लगातार आरोप लगाती हैं कि भारत में इस कानून का पालन ही नहीं हो रहा है। यस सर। ऐसा पालन सर विभिन्न कंपनियां इसलिए आरोप लगाए, कुछ आरोप इसलिए चर्चा में आए कि जब जर्मनी की एक कंपनी थी सर बेयर्स फार्मा, उनको कैंसर की दवाएं बनाने के लिए भारत में प्राधिकृत किया गया था, किंतु उचित सप्लाई ना देने की वजह से उस कैंसर की दवाइयों का रेट सर लगभग 2,40,000 रुपये हो जा रहा था। तो भारत ने सर, और उसकी सप्लाई उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं की जिस वजह से प्राइस बढ़ते गए, इसलिए भारत ने सर अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू करते हुए उनके पेटेंट को खुद हासिल कर लिया और सर अपने नागरिकों को उचित दाम पर उन दवाइयों को उपलब्ध कराया। इस वजह से सर कुछ कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि भारत इन कानूनों का पालन नहीं करता, जबकि सर अपने कानून में ही मेंशन है कि हम अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही तो अनिवार्य लाइसेंसिंग करते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि केरल के लोग काफ़ी सांवले हैं और जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी गोरे हैं। यस सर। ऐसा अंतर क्यों आ जा रहा है? सर ऐसा जलवायु के कारण होता है, क्योंकि केरल समुद्र के किनारे स्थित राज्य है, तटीय राज्य है, और जम्मू कश्मीर सर पहाड़ी। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग काते होंगे? नहीं सर, इक्वेटर के पास हैं जी, इसलिए क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है और सर इस वजह से वहाँ पे
लोगों का रंग सांवला हो जाता है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? जैव विविधता सर सबसे ज़्यादा सर पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में और मैंग्रोव में, और सर जहाँ प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अभी जो पर्यावरणीय संरक्षण का एक कुछ कार्य किया गया है भारत में कुछ हाल के दिनों में, क्या है वह संरक्षण की? वह सर मिस्टी परियोजना को लागू किया गया है मैंग्रोव संरक्षण के लिए। मैंग्रोव, यस सर। अभी कूनो नेशनल पार्क में हम कुछ चीते की प्रजातियां लाए हैं। यस सर। तो वो उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन माने कि एक्स सीटू कंजर्वेशन माने, स्वस्थानीय संरक्षण माने कि बाह्य स्थानीय संरक्षण माने? सर इसको तो हम बाह्य स्थानीय संरक्षण मानेंगे, क्योंकि हमने एक दूसरी जगह से उनको यहाँ पर लाकर स्थापित किया है। लास्ट प्रश्न बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की 5 खनिज संपदा जिसका ज़्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं, क्रम से बता दीजिए। सॉरी सर, क्रम तो मुझे नहीं याद है। वैसे ही बता दीजिए 5। सबसे ज़्यादा सर हम सैंड जो यहाँ पे मिलता है प्रयागराज के तटीय क्षेत्रों में, उससे कांच का उत्पादन करते हैं, और सर चूने पत्थर का उत्पादन करते हैं, और सर खनिज के रूप में हम ललितपुर से कुछ हमें यूरेनियम के भी निक्षेप मिलते हैं। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में 5 ऐसे एडजॉइनिंग जिले बताइए और उनके प्रोडक्ट बताइए। 5-7 के जिले हों और उनके प्रोडक्ट। सबसे पहले सर एक जिला आजमगढ़, वहाँ पे ब्लैक पॉटरी है, और अंबेडकर नगर जिसका सर टेक्सटाइल है, अयोध्या जहाँ पर सर गुड़ है, और ठीक है सर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत कर दिया, तो उत्तर प्रदेश के बजट की 3 प्रमुख विशेषता बता दें। सर सबसे प्रमुख विशेषता मुझे ये लगी कि जो युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण परियोजना चल रही है, उसके तहत सर बजट को दोगुना कर दिया गया है, ताकि सर जो गरीब छात्र हैं और युवा हैं उनके पास साधन नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, उनको मोबाइल और टैबलेट दिया जा सके, जिससे वो अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू कर सके। दूसरी सर मुझे सबसे अच्छी योजना लगी, जल जीवन मिशन के तहत जो बजट का एलोकेशन है वो सबसे ज़्यादा रहा, लगभग 27,000 करोड़ रुपए, ताकि सर उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जल की भी समस्या है, हर घर नल से जल की अवधारणा को साकार किया जा सके। तीसरा सर तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना लगी सर वो महिलाओं के लिए लगी, जिसमें सर कन्या सुमंगला योजना के तहत धन में वृद्धि की गई। पिछले वर्ष की तुलना में सर बजट एलोकेशन में वृद्धि की गई, ताकि महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी सर प्राप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या के क्रम में 3 जिलों का नाम बताएं। सबसे पहला सर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, दूसरा सर मुरादाबाद, तीसरा सर याद नहीं आ रहा है। ओके थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठ। अच्छा प्रयास किया। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। हाँ सर, उस पे है ना। जीवन की पहली शर्त जीवित रहना और दूसरी शर्त स्वस्थ रहना, बिल्कुल सर, फिर ISPCS बनना। हाँ तो उसके साथ लापरवाही नहीं करना है ना, वो ध्यान रखना है। इंटरव्यू आपने बहुत ही अच्छा दिया, सारी चीज़ें अच्छी थी, आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा है, नॉलेज का लेवल भी अच्छा है ना। थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि मजबूरी में आप बोल रहे हो, है ना, तो थोड़ा उत्साहजनक तरीके से आपको आंसर देने का प्रयास करना है। ये चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करना है अपने अंदर, है ना। लगे कि उत्साह से हम यहाँ पे शामिल हैं और जो भी बोर्ड के मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका हम उत्साह के साथ उत्तर दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जहाँ पे जिन प्रश्नों का उत्तर क्लियर नहीं है वहाँ पे सॉरी बोलना है ना, क्योंकि हाँ वो अच्छा माना जाता है बोर्ड के अंतर्गत, क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी को क्लियर करता है कि आप अपने प्रति, खुद के प्रति ऑनेस्ट हैं। क्योंकि ये बोर्ड में एक नेगेटिव पहलू होता है, जब प्रश्न का उत्तर बहुत क्लियर नहीं है फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं। तो बताने का प्रयास नहीं करना, आ रहा है तो बताना है, नहीं आ रहा है तो सॉरी सर इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूँ, ठीक है ना। ये 1-2 चीज़ों को क्लियर करना है, बाकी सबसे
और आपने जो नेगेटिव पहलू बताए थे अपने, उनको सामान्य बताए। नेगेटिविटी सब में होती है, पर ऐसा कुछ नेगेटिव ना बता दे कि लगे कि ये तो ऑफिसर बनने लायक कमियां हैं। जैसे सर ने भी आपको तीनों कमियां उसमें ऐसी थी जो प्रशासनिक अधिकारी के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। तो सामान्य सी कमियां बताएं जो कि आपको लगता है कि इतना नहीं ये अकाउंटेबल होंगी। ठीक है, बाकी आपने अपने आंसर्स बहुत बढ़िया से निकाल लिए हैं, अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल की है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है आप में। तो किया आपने अच्छा है, बस ये थोड़ी कमी इसको देख लेंगे। ठीक है सर, मैं इम्प्रूव करूँगा। निगेटिव में वाली कमियां नहीं बतानी है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, मैं उसको कुछ मतलब और मैनिपुलेट आपको तो करूँगा। ठीक है। और ये समान नागरिक कानून, इसको और अच्छे से आप तैयार करके जाएं। ठीक है। हाँ। और SDM में जो भी पद है तो प्रशासनिक अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, या है ना क्या उसके सामने चैलेंजेज आते हैं, इन सब चीज़ों को सोच लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।